कौन से चैप्टर का करना है डाउट अभी हम लोग को? सर मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक फील्ड का? हाँ बताओ इसमें। सर वो पैसेज डाउट है एक। मैंने एक ग्रुप पे पैसेज का डाला था, 3 पैसेज, वो भी कर लेना ना। हाँ वो देखा था ना, ग्रुप पे 3 पैसेज डाला था मैंने। एक फाइल भेजी थी, पीडीएफ फाइल, उसमें 3 पैसेज थे। हाँ सर। पैसेज में पहले साइक्लोट्रॉन वाला करें। हाँ सर वो डाउट है पूरा। ये प्रतीक को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसका ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, इसको बस ज्वाइन कर लेने देते हैं। अबे प्रतीक, क्या दिक्कत चल रही है? बार बार आ रहा है जा रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्या पता सर, वाईफाई थोड़ा दिक्कत दे रहा था। इधर भी सब जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। फ्लक्चुएशन आ रहा था। देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट वाला देखना है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ये मॉड्यूल का देख रहे हैं ना, मॉड्यूल से जो पैसेज बन रहा है साइक्लोट्रॉन वाला। तो चैट नहीं कर रहे हैं ना अभी, जो भी वो है बात बताना है तुम्हें ना, हाँ ना जो भी है बोल के ना। तो वो तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? सर हाँ, उसके पहले वो एक 41 वाला डाउट है बस। 41? सर मुझे 42 है। 41 देख लो पहले। A particle of charge q and mass m enters normally in a region of magnetic field with speed v. It comes out normally from q after time t as shown in figure. The magnetic field present only in the region of radius r. Initial and final velocities are along the radial direction and this. तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो ऐसे इंटर करता है और ऐसे जाता है, तो कितने एंगल से घूम गया? वो 90 डिग्री से घूम गया ना। हाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा π/2 है, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा हमेशा कितना होता है? QB/m। तो उसको टाइम कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में ओमेगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। जिसको हम रेडियस के टर्म में क्या लिख सकते हैं? रेडियस हमारा क्या होता है? mv/qb। तो m/qb की जगह हम क्या डाल सकते हैं? r/v डाल सकते हैं। तो एक तो बी ऑप्शन आ जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन यही वाला लिखा है, b = mv/qr। सर ए भी आएगा ना उसमें? हाँ, तो वही ए और बी आया ना, ये फर्स्ट ऑप्शन यही लिखा है ना, बी उधर ले गया, आर इधर ले गया है। सर वो दिया नहीं आंसर में, ए वाला आएगा ना पर। आएगा आएगा। एक सेकेंड एक ठीक सेकेंड, है। ये जो रेडियस है, एक मिनट,
ये जो रेडियस है, ये इन्होंने इसका रेडियस यूज किया है सर्कल का। 1 मिनट। अच्छा, और उसका जो रेडियस होगा वो तो ये वाला रेडियस होगा ना। अब जैसे ये सर्कल में ऐसे गया और इधर को आया, वो भी आ हाँ वो भी आर ही आएगा यार। ये रेडियस भी आर ही आएगा। हाँ तो होगा, दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। हाँ सर ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? वो साइक्लोट्रॉन वाला ऐसे जो सर 42 भी। 42 में देखो क्या बोला जा रहा है। फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन initially along the x-axis, there is a sudden change in its path due to presence of electric or magnetic field beyond P. The curved part in the shown in the figure and is found to be non-circular. तो कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है? तो देखो यहाँ P के इस पार्ट के इधर मैग्नेटिक और वो फील्ड वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ आने के बाद वो ऐसे घूम गया। तो अगर हम पहला ऑप्शन सोचें, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो उसमें ई जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक तो बी है वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग सी है, सॉरी जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ए ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इधर को मैग्नेटिक फील्ड है एक, और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट की वजह से किधर को फोर्स लगेगा? हेलो, अगर बी की वजह से सोचोगे तो V क्रॉस B करोगे, बाहर को फोर्स लगेगा ना इसकी वजह से हाँ सर। हाँ सर ना, तो ये प्लेन के बाहर आना चाहिए यहाँ आने के बाद, और इसके वजह से नीचे को लगेगा। तो एक आउट ऑफ द प्लेन और ये इसके बीच में एक ऐसे फोर्स आ रहा होगा एंगल पर इस प्लेन से, तो उसके लॉन्ग ये घूमेगा, मतलब ये प्लेन के बाहर आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? अगर एक फोर्स का कंपोनेंट बाहर को है और एक नीचे को है, तो जो वेलोसिटी होगी वो बाहर को और जो नीचे को, उनके बीच में जो फोर्स है उस प्लेन में आएगा वेलोसिटी घूम करके। हाँ सर। मतलब प्लेन के बाहर आना चाहिए वो, बट क्वेश्चन में बोला गया वो प्लेन में ही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। फिर बी ऑप्शन में बोला गया इज ए आई कैप। एक्स एक्सिस में ही अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इधर कोई फोर्स लगेगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बी कंपोनेंट जो है उससे सी के कैप प्लस ए आई कैप। अब देखो इसके वजह से क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, बी का एक कंपोनेंट है ये, और ये वाला जो बाहर को कंपोनेंट है सी वाला, इसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे को फोर्स फील करेगा, है कि नहीं? तो उस पर एक फोर्स इधर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और एक फोर्स लग रहा है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसका पाथ कैसा होगा, कुछ ऐसे आएगा और वो सर्कुलर नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? हाँ सर हाँ सर। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बी वाले की। हमें विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया ना, सी ऑप्शन में देखो फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है। अगर फोर्स की वैल्यू जेड एक्सिस में भी आएगी तो वो एक्स वाई प्लेन में रह पाएगा केवल? अगर नहीं। जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स आया है तो फिर वो जेड एक्सिस जेड वाले प्लेन में भी आएगा ना, ऊपर को बाहर भी आएगा, हाँ सर। तो सी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में बोला गया एक फोर्स इधर है एक इधर है, तो वो हो सकता है ना, तो डी। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आंसर एक बार देखो क्या क्या है, हाँ सर सही है। समझ आया क्या क्या किया है? हाँ सर। नेक्स्ट
पैसेज वाला। देखो ये जो साइक्लोट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, उसका टॉप व्यू का डायग्राम बनाया गया है। साइक्लोट्रॉन में ऐसे 2 डी होते हैं, ये अंदर से हॉलो होते हैं, और ये एकदम क्लोज एक दूसरे के रखे रहते हैं ना। नहीं, ये एकदम एक दूसरे के क्लोज रखे, हम लोग टॉप व्यू बना रहे हैं ना। और इनको अगर हम मान लो कोई बैटरी से कनेक्ट कर दें ऐसे, तो एक साइड पॉजिटिवली हाई वोल्टेज पे चला गया, एक लो वोल्टेज पे चला गया, और ये हॉलो है ना। हेलो, हाँ सर, हाँ। और इन टू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन या मैग्नेटिक फील्ड मान लो। तो अब अगर मान लो हम इसके बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं, कौन से चार्ज पार्टिकल को इसमें छोड़ा है, प्लस वाला माइनस वाला? प्रोटॉन समझो, प्रोटॉन ले लिया हमने। मान लो यहाँ इसको मतलब पूरा आप सर्कुलर इमेजिन करोगे ना, बहुत हल्का सा गैप है इनके बीच में ना, समझाने के लिए थोड़ा गैप बड़ा दिखाया है, सर्कुलर है। तो अब ये शुरू में क्या होगा, अगर ये ऐसे है और ये ऐसे, यहाँ पे ये जो है ये ना ओसिलेटिंग रहता है, कभी इधर प्लस कभी ऐसे माइनस। मान लो अभी इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो ये क्या होगा, उधर अट्रैक्ट होके भागेगा ना, उधर अट्रैक्ट होके भागेगा और कुछ एनर्जी गेन कर लेगा। अगर इनके बीच का कुछ वोल्टेज डिफरेंस मान लो V है, तो पहली बार में कुछ एनर्जी गेन कर लेगा। वो कितना गेन करेगा अभी देखेंगे। तो यहां से अब एंटर करेगा, अब एंटर करते ये हॉलो कंडक्टर के अंदर आ गया। हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा ना। अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन मानना पड़ेगा। तो V क्रॉस B करोगे तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, तो वो ऐसे घूम के आएगा। क्या कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब जैसे वो इधर घूम के आएगा, बाहर को आने को होगा, जैसे ये बाहर को आने को होगा उस टाइम पे इसकी पोलरिटी चेंज होकर के उल्टी हो जाएगी। अब ये अगर इधर माइनस हो गया, मतलब ये वाला प्लेट माइनस हो गया, तो इधर अट्रैक्ट होके फिर एक्सीलरेट होके भागेगा। अब वो जब इधर एक्सीलरेट होके भागेगा तो स्पीड बढ़ेगी और फिर यहाँ एंटर करेगा। इंटर करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स खत्म। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब वो बड़े रेडियस में घूमेगा, क्योंकि V बढ़ गया है ना। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब जैसे वो यहां से घूम के निकलने को होगा, फिर से पोलरिटी चेंज हो जाएगी, फिर ऊपर माइनस आ गया, तो फिर ये अट्रैक्ट होकर के एक्सेलरेट करेगा ना, और स्पीड बढ़ेगी। अब और बड़े रेडियस में घूमेगा। यही प्रोसेस यहाँ बार बार चलता जा रहा है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ हाँ सर। सर। तो देखो यहाँ पे हमारा पर्पज क्या है, इस चार्ज पार्टिकल को हमें बहुत हाई स्पीड देनी है ना। साइक्लोट्रॉन का क्या यूज होता है ना? नहीं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है और उसको बहुत हाई स्पीड तक ले जाना है ना। अब हाई स्पीड तक ले जाने का एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं 2 प्लेट लेता, बहुत दूर दूर रखता, प्लस माइनस, और उनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा देता, उससे वो ले लेते। लेकिन उसके लिए अगर मुझे बहुत ज्यादा स्पीड देनी है तो बहुत हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। हेलो, हाँ सर। तो आप देखो ये बहुत हाई वोल्टेज सेफ नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा मान लो स्पीड देनी है, लेकिन उतना हाई वोल्टेज आप यूज करने जाओगे तो सेफ नहीं है। तो वहां पे हमने ये तरीका लगाया। एक तो ये कॉम्पैक्ट होगा ना, एक छोटे से ऐसे सर्कुलर डी बना लिया है हॉलो मेटल का, और उसी के अंदर उसको 2 गैप के बीच में बार बार एक्सीलरेट करा रहे हैं ना, बार बार पोलरिटी चेंज कर करके। तो वो बार बार एक्सीलरेट होता जा रहा है और सर्कल में घूमते घूमते स्पीड बढ़ती जा रही है। फिर एक टाइम आएगा जब बहुत हाई स्पीड हो जाएगी, तो कोई एक जगह से वो फाइनली बाहर आ जाएगा।
ठीक है, समझ आ रहा हाँ है? सर। हाँ अब देखो, अगर मान लो स्टार्ट हुआ था जब पोलरिटी ये वाली थी ना, तो यहां से वापस इस जगह पर जब आओगे तो आप बोलोगे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, पोटेंशियल जो ऑसिलेट हो रहा है, उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। यहां से यहां तक आधा ऑसिलेशन है, फिर यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन ना। जिस जगह से चलो वहीं पर जब वापस आ जाओगे तो आप बोलोगे इसका भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया ना। ये कोई पोटेंशियल भी यहाँ वेरी कर रहा होगा ना, कुछ ऐसे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ हाँ रहे हो? सर। हाँ सर। तो अब ये इसका भी एक टाइम पीरियड होगा ना। अब जितनी देर में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, अगर उतनी देर में ये भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले। देखो, जैसे जब ये इसका हाफ ऑसिलेशन हुआ तभी इसका भी हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी ये इसको एनर्जी दे पाएगा ना। शुरू हुआ था माइनस प्लस से, जब वो घूम के यहाँ आया तब तक प्लस माइनस आ जाना चाहिए। इसका भी हाफ ऑसिलेशन, इसका भी हाफ सर्कल कंप्लीट। समझो? तो जैसे पोलरिटी रिवर्स होगी फिर से इसको एनर्जी मिलेगी। पहले इधर माइनस था इधर प्लस, तब नहीं एक्सलेट होके उधर गया। हाँ सर। और जब ये निकल रहा होगा तब इधर, अब इधर प्लस और इधर माइनस हो जाना चाहिए ताकि फिर से एक्सलेट करे। और फिर जब ये हाँ आधा सर। सर्कल कंप्लीट होगा, जब तक ये आधा सर्कल कंप्लीट होगा इसका भी हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो जब निकल रहा होगा तो फिर यही पोलरिटी आ जाएगी। अगर ऐसा हो रहा होगा तभी ये एनर्जी उसको देता जाएगा ना लगातार। हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके ऑसिलेशन का ओमेगा होगा वही इसके रोटेशन का भी ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। तो यही बोला गया है, देखो उसमें एफ बराबर चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बराबर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। देखो एक इक्वेशन लिखी हुई है वहां पर हाँ सर, समझा। ना। ये बस क्या है, एक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड हाई एनर्जी देंगे। और कंडीशन क्या है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। और लास्ट में क्या होगा, जब इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कोई फाइनल स्पीड v हो गई तो कुछ फाइनल रेडियस r तक चला जाएगा। अगर मान लो ये फाइनल ये r रेडियस का d है तो आप बोल सकते हो कि ये भी फाइनल r रेडियस तक ही इसकी रेडियस बढ़ के जा सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकती ना। तो हम वहां से ये भी निकाल सकते हैं कि कितनी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आ सकती है। हाँ सर। और साथ में हमें पता है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2πm/qb। मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आ जाएगा, qb/2πm। तो अब ये वाली फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमें बी वगैरह कुछ निकालना है यहाँ से तो हम वो निकाल सकते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें रखनी पड़ेगी ताकि वो लगातार उसको एनर्जी सप्लाई करता रहे। ठीक है, समझो? हाँ सर। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। रेडियो ऑफ रेडियस सक्सेसिव सेमी सर्कुलर पाथ। हर एक का हमें पूछा गया है कि सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस का रेशियो क्या हो रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, हर एक के बाद वहां पे क्या हो रहा होगा, अगर v वोल्टेज डिफरेंस है तो हर बार उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जा रही होगी, qb अमाउंट से बढ़ जा रही होगी ना। हाँ सर। तो मान लो आप इसको ऐसे बोलोगे, r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। क्यू फिक्स है, बी फिक्स है। मोमेंटम को लिख सकते हो √2m k। और k कितना हो रहा होगा हर बार, k की वैल्यू बार बार चेंज हो रही होगी ना। हर बार अगर पहली बार k था तो अगली बार कितना हो जाएगा, k प्लस डेल्टा k। हाँ सर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लो पहला सर्कल कंप्लीट होने के टाइम में मान लो वो एक बार केवल एक्सेलरेट हुआ था। और दूसरी बार जब पहला के बाद अगला हाफ जब रिपीट हो रहा होगा तब तक उसका हो चुका होगा 2m, यहाँ पे q इंटू 2v ना। दो बार वो क्रॉस हो चुका ना, एक बार उधर गया फिर एक बार इधर आया।
फिर तीसरी बार जब वो सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा तो 2m/qv q इंटू वी अब वो 3 बार के करस्पॉन्डिंग हो चुका होगा ना, हर बार qv एनर्जी ऐड होती जाएगी ना, तो रेडियस समझो किस रेशियो में आ रहा होगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। बाकी दोनों लोग सर वो हाँ क्यू सर। क्यू एक बार बता। देखो ये ऐसे 2 डी हैं, पहली बार इधर को गया तो क्यूवी एनर्जी आई तो उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस में घुमा। अब अगली बार जब फिर से इधर जाएगा तो क्यूवी एनर्जी और ऐड हो जाएगी ना, ये एनर्जी तो अब भी उसके पास है क्यूवी, और ये यहाँ पे फिर से क्रॉस करेगा ना, तो हाँ फिर सर समझा। उतनी एनर्जी फिर ऐड हो जाएगी तो 2 क्यूवी हो जाएगा। अब उसकी वजह से जाएगा, फिर जब यहाँ आएगा तो फिर क्यूवी एनर्जी ऐड हो जाएगी ना, बार बार ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस पोलरिटी चेंज कर रहा है तो बार बार एनर्जी ऐड ही होती जाएगी ना। हाँ सर। ये साइक्लोट्रॉन का टॉप व्यू बनाया था ना, परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड रही होगी आउट ऑफ द प्लेन। फिर अगला पार्ट देखो 44 के बाद। सर इसका आंसर अलग भी है सर कुछ? बी दिया है उसका। ये दिया है सक्सेसिव सेमी सर्कुलर पाथ। सक्सेसिव का क्या मतलब हुआ? कंसेक्यूटिव। एक सेकेंड, यहाँ पे सब में 2 मल्टीप्लाई है ना, अगर 2 मल्टीप्लाई है तो सब में ही वही होगा ना, सेम ही आएगा, फिर तो 5 कैसे आ सकता है? सर 45 का भी उन्होंने ए दिया है क्यूब का। एवरी टाइम पीरियड का तो सही है ना, एक टाइम पीरियड मतलब यहां से चल के पूरा यहां तक आना ना, एक सर्कल कंप्लीट करना, तो एक बार इधर एनर्जी मिलेगी एक बार इधर मिलेगी, फिर अगली बार एक बार ये मिली, फिर घूम के इधर से जब आएगा तो यहाँ मिलेगी, तो फिर यहाँ तक का एक टाइम पीरियड है, तो हर टाइम पीरियड में 2 बार वो क्रॉस करेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस को। हाँ तो 45 का देखो, अगर उसका सक्सेसिव सर्कुलर पाथ होता तो सही है, बी वाला सेमी सर्कुलर पाथ बोला था ना, अगर, लेकिन सेमी सर्कुलर ही पॉसिबल है, 2 का तो अलग अलग होगा, गलत ही दिया है वो, समझो ना, हर बार क्यूवी ऐड होती जाएगी ना, हाफ सर्कुलर कंप्लीट होने में क्यूवी एनर्जी ही ऐड हो पाएगी। उसका सॉल्यूशन चेक करो एक बार ना। सर सॉल्यूशन में कुछ अलग ही दिया है, उसमें आ रहा है √1 √3 और √5। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। समझो ना, उसमें सेंटर से लेंगे तो पहली बार का QV/2 लेना है ना, फिर QV लेना है तो वो आ जाएगा फिर। सर वो QV/2 का समझो ना एक बार। देखो जैसे हमारा ये जो 2D है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, और हमने इसके सेंटर पे चार्ज पार्टिकल को छोड़ा ना, इसके सेंटर पे, तो वो सेंटर से शुरू होता है चलना ना, तो ऐसे गया, जो इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन दिया उसमें सेंटर से चलाया है ना, समझा सर। तो पहली बार में QV आएगा, फिर वो जब आकर के दूसरी बार करेगा तो पूरा QV आएगा ना, फिर QV आएगा। अब हर बार पहली बार का QV/2 लेना है। हो जाएगा, अब आगे का कर लोगे, आगे तो कुछ भी नहीं है, बस उसमें यही बार बार घुमाते जाओ, टाइम पीरियड पता है आपको, फ्रीक्वेंसी वगैरह पता है, करते जाओ इसमें। हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। सर पैसेज 3। पैसेज 3 में an infinite long wire lying along the z axis carries a current I flowing towards the positive z direction. There is no other current. Consider a circle in the xy plane with center at 2, 0, 0 and radius 1 meter. Divide the circle in 2 small segments
in a small segment and let dl denote the length of a small segment in anti-clockwise direction. ठीक है. The path integral of magnetic field along the perimeter of the circle. तो ये तो एम्पियर लॉ से बोल दोगे कोई करंट इनक्लोज नहीं है तो पाथ इंटीग्रल उसका 0 हो जाएगा. 52 का डी ऑप्शन आ जाएगा. हाँ सर. यहाँ पे करंट बाहर को जा रही है और हमने यहाँ पर ऐसे एम्पियर पाथ एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं ना. तो 52 का डी ऑप्शन हो गया. फिर 53 में कंसीडर 2.3,00 and 2,1,0 on the given circle. Path integral of the total magnetic field along the perimeter of the given circle from A to B. अब देखो A to B केवल निकालना है तो A to B जब निकालने जाओगे तो क्या इस पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड तो है ना इसकी वजह से यहाँ पर. यहाँ पे हाँ हमारा सर. सेंटर है 2,0,0 पे. यहाँ पे हमने एक पॉइंट A लिया है और यहाँ पर एक पॉइंट लिया है रेडियस 1 है 2,1,0 यहाँ पर एक पॉइंट ये लिया है 2,1,0 और ये हमारा 3,0,0. तो इस पार्ट के लिए अगर हम लोग इंटीग्रल बी डॉट डीएल करें तो कितना आएगा हमें ये निकालना है. तो अब इसको निकालने के लिए देखो वैल्यू तो आएगी ना. अब वो कैसे निकालना है कैलकुलेशन हमें चेक करना पड़ेगा ना. अब को हाँ एक सर. सोचने दो ना कि कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे. अगर हम मान लो यहाँ से थीटा एंगल पर एक डी थीटा वाला डीएल लेंथ लेते हैं तो उसका डायरेक्शन तो इधर को होगा डीएल का. और अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा. यहाँ का रेडियस 1 और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा θ/3. सही बोल रहा हूँ ना. एक मिनट में को थोड़ा सोच लेने दो. निकालना पड़ेगा एंगल तो θ/3 नहीं होगा. फिर बी डॉट डीएल
एक मिनट रुकना ना, जहाँ मेरे को सोचने दो अच्छे से ना। यहाँ पे हमने सेंटर लिया, वो इसका सी आंसर है क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। चलो अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कोई भी हमने ऐसे आर्बिट लूप ले लिया और बाहर कोई यहाँ पे करंट है आई, तो इसके वजह से हमें लूप में हम कहीं से कहीं पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहीं पे मान लिया कि मान लो हम यहाँ पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रही होगी, और हमने इधर को एक डीएल ले लिया और ये एंगल कुछ थीटा है। और अगर हम यहाँ पर अब हम ये लगा रहे हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उस जगह पे बी की वैल्यू कितनी हो रही होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr म्यू बी डीएल कॉस थीटा ना, इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। अब डीएल कॉस थीटा आप क्या बोल सकते हो, डीएल का इधर को जो कंपोनेंट आएगा ना, बी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा। तो अगर हम इसको अब मिला दें तो ये कुछ मान लो डी फाई एंगल बन रहा है ना, डीएल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस आर के परपेंडिकुलर वाली लेंथ ना, ये एक तरह से आर्क हो जाएगा ना, आर्क अपॉन में रेडियस है ना, ये हमारा आर्क है। तो इसको हम बोल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई बाहर गया, ये हमारा आर्क लेंथ है जो भी डीएल डैश मान लो अपॉन में आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, मतलब ये एंगल हो गया। अब हम जहां से जहां तक इंटीग्रेट कर रहे होंगे वहां से वहां तक का ये एंगल ऐड होता जाएगा ना, डी फाई ऐड होता जाएगा, तो पूरा ये एंगल आ जाएगा फाई। तो जिन दो पॉइंट के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे वहां के बीच में आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू फाई।
ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ रूट सर। का शेप कैसा भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो अब यही चीज हम यहाँ लगा देंगे। हमारे पास सर्कल दिया है और यहाँ पे एक वायर रखी है और हमको उसके इस पॉइंट से शुरू होकर करके इस पॉइंट तक जाना है। तो ये कितना एंगल बना, फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो tan फाई इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देंगे। समझ आया? हाँ सर। सही क्वेश्चन था यार, मजा आया करने में। नेक्स्ट करते हैं। सर वो लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, एक मिनट। नोट कर लो। सर हम्म, इसमें वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं क्या? वेक्टर फॉर्म यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर वेक्टर फॉर्म लिखने जाओगे और वो सब करके। मैंने पहले वही सोचा था वेक्टर फॉर्म, फिर वो लिखते नहीं आ रहा था यार, एंगल वैंगल सब अजीब बन रहे थे, तो इसलिए फिर यही बेटर है, सबसे सही तरीका यही है। हाँ सर। चलें अगले क्वेश्चन पे। हाँ सर। 54 देखो, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाथ इंटीग्रल b डॉट dl ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड along the perimeter of the given circle between any 2 point on the circle। अब तो ये तुम कर ही लोगे कि मैक्सिमम ये कितना इसकी वैल्यू आ सकती है। तो मैक्सिमम ये सर्कल इस पे कितना एंगल बना सकता है, मैक्सिमम एंगल का कितना बनेगा यहाँ पे। ऐसे टेंजेंट्स कौन से दो पॉइंट लें जहां पे मैक्सिमम एंगल बनेगा, जो टेंजेंशियली जा रहे होंगे ना, ऐसे दो पॉइंट जो टेंजेंशियली जा रहे होंगे उनके बीच का ही एंगल मैक्सिमम होगा ना। समझ आ रहा हाँ है? सर। सर नहीं, यहाँ ये वाला पॉइंट लोगे तो वो अंदर से आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी अंदर से आ रहा होगा। समझो ना, यही जो टेंजेंट के लिए एंगल बनेगा वही वाला फाई मैक्सिमम होगा। तो अब टेंजेंट का फाई निकालो कितना होगा। ये हमारा टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो आप बोल सकते हो कि साइन 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी ना, ये 5/2 की वैल्यू ना, ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है, ये 2 है, और अपोजिट साइड 1 है, मतलब 5/2 हमारा 30 डिग्री है। तो 5 की वैल्यू π/3 है। तो π/3 की वैल्यू यहाँ डाल दो इस जगह पर ना, तो नीचे 6 का फैक्टर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया ना? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। सर वो 65 में डी उन्होंने दिया या कुछ मतलब। 65 हाँ उसमें वो डी दिया उन्होंने, पर डी की वैल्यू नहीं दी और उस सोल्यूशन में डी की वैल्यू ली, तो उन्होंने प्रिंटिंग में से या कुछ निकाला है उन्होंने, वो बता दो बस। अच्छा पढ़ने तो मुझे क्वेश्चन ना। A stiff metal rod is kept on over two knife edges of length 1 meter as shown in figure. Rod carries a current of 16 ampere in the direction shown and rolls along the rails without slipping due to the magnetic field force produced by the uniform magnetic field of this and perpendicular. ठीक है, rod starts from rest and its speed when it leaves the rail, then find the value of k. इसके बीच की डिस्टेंस का क्या यूज हो सकता है, BIL फोर्स निकालने में। फोर्स निकाल के फोर्स निकालेंगे।
और आना तो चाहिए, डी की वैल्यू होनी तो चाहिए। सॉल्यूशन में चेक करो डी की वैल्यू क्या ली है या नहीं ली है। हाँ लिए उन्होंने 0.1 लिए। एक सेकंड मैं खोल रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ ली है, डी की वैल्यू ली है, डी दिया होगा वहां पर। नेक्स्ट बताओ। 68। 78 68 हाँ 68 ना। हाँ 68 78 तो ही नहीं है। 68 में देखो क्या बोला गया है, अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड रेडियस 20 centimeter, a flat compact coil of radius 5 with 5 turns wrapped tightly around it with each turn concentric with the sphere. ठीक है। Sphere is placed on the inclined plane such that the plane of the coil is parallel to the inclined plane and uniform magnetic field exists in the region in a vertically upward direction. If the current is this for the rest in equilibrium, then to find the value of K. तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि हमने एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ऐसे स्फीयर रखा ना, और यहाँ पे उसमें लूप बना हुआ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर को ऐसे वर्टिकली, इस लूप के परपेंडिकुलर उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ रहा होगा, और बी इधर को है। तो यहाँ पे टॉर्क कैसे लगेगा, एम क्रॉस बी करोगे ना, तो टॉर्क ऐसे रोटेट करना चाहेगा। समझ आ रहा है। हाँ सर। तो मान लो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट देख रहे हैं, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखने जाओगे तो आपको क्या होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क लेना पड़ेगा, उसकी जगह बेटर आप नीचे वाला पॉइंट लो। तो ये तो कपल का टॉर्क है, ये किसी भी पॉइंट से देखोगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का टॉर्क हर पॉइंट से हर एक्सिस के अबाउट सेम आएगा। तो यहाँ से जो अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट टॉर्क भी वही आएगा, एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा, और नीचे को एम जी लग रहा है। तो एम जी इस पॉइंट के अबाउट किधर घुमाना चाह रहा होगा, इधर घुमाना चाह रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट। हाँ सर। और ये डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, ये थीटा है ना, ये आर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एम जी आर साइन थीटा। ये बराबर हो जाएगा एम क्रॉस बी, एम मतलब एन आई ए क्रॉस बी इंटू उनके बीच का एंगल साइन थीटा। तो साइन थीटा कट गया, निकालना क्या है, करंट की वैल्यू। अब आई निकाल लो इससे, बाकी सब दिया हुआ है। समझो ना, ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ये इधर घुमाना चाह रहा है, तो दोनों के टॉर्क आपस में बैलेंस हो जा रहे हैं ना। हाँ सर समझा। नेक्स्ट। सर 69। 69। A non-uniform magnetic field is present in a region of space in between y equal to 0 and d. Line is shown in figure. A particle of mass m and positive charge q is moving. ठीक है। Given an initial velocity this, x component of velocity of particle is this when it leaves the field. Then find the value of k. ये हमें दिया हुआ है ऐसा कुछ। इधर को y एक्सिस है, इधर को x एक्सिस है। एक चार्ज पार्टिकल को हमने शुरू में भेजा था यहाँ से इस डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से, तो वो कुछ ऐसे गया और यहाँ से निकल रहा है जब, तो उसका जो इधर वाला कंपोनेंट है वो हमें दिया हुआ है v नॉट माइनस k q b नॉट t
1 में 2m। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। एक मिनट ना, मेरे को जरा सा सोचने दो। मैग्नेटिक फील्ड यार इनटू द प्लेन होना चाहिए था यहाँ पर, तभी उसका पाथ ऐसे जा पाएगा। अगर ऐसे दिया तो ये तो ऐसे बाहर आ जाएगा इस सर साइड इनटू से। द प्लेन है। अच्छा, बस मैग्नीट्यूड बोला है, उसमें k कैप लिख दिया, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन k कैप लिख दिया था ना। ठीक है, ये हुआ, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी टाइम पर लिख सकते हैं, वहाँ पर ओमेगा कितना होगा।
के की वैल्यू 3 आ रही है। हेलो हेलो, हाँ सर सही है। देखो क्या क्या किया मैंने यहाँ पे। मैंने जब यहां से वो निकल रहा होगा तो उसकी स्पीड तो अब भी वी नॉट ही रहेगी ना। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड नहीं चेंज होती ना, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। तो मान लो वो यहाँ से वी नॉट से निकल रहा था और लास्ट में जब निकल रहा था तो फाइनल एंगल थीटा है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट कॉस थीटा ना। हमें ये निकालना है ना, यही दिया है ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स वाली वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल नहीं एक्स वाली वेलोसिटी। ठीक है। हाँ सर। और इसको या तो फाई लिख देता हूँ ना, फाइनल वी कॉस फाई निकालना है। देखो कोई भी टाइम पे मान लो वो इधर को जा रहा था और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आ चुका है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे आ चुका है ना। लगातार ये क्या हो रहा है, घूमता जा रहा है ना यहाँ से शुरू हुआ और लगातार ऐसे जाता जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल घूम चुका है। तो कोई भी इंस्टेंट पे उसका ओमेगा कितना बोलोगे, क्यू बी बाई एम। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया इस टाइम पे, इस जगह का ओमेगा कितना है। और इस ओमेगा की वजह से वो एंगल ये रोटेट होगा ना, ये एक फिक्स लाइन है ना, इसके साथ लगातार उसका एंगल चेंज होता जा रहा है। तो फिक्स लाइन से जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होगा उसको आप ओमेगा बोल सकते हो। तो ओमेगा हम बोल सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। जी समझ आ रहा है मैंने क्या बोला। हाँ सर। और फिक्स लाइन से ये थीटा बढ़ता जा रहा है ना, तो डी थीटा भी प्लस में है, डी टी टाइम तो बढ़ ही रहा है वो भी प्लस में है, तो ये इधर का टर्म प्लस में है और ये टर्म भी प्लस में है, तो दोनों साइड का साइन बैलेंस है। फिर इस टाइम पे मैंने इसको रिजॉल्व किया तो इधर वाला कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा और इधर वाला है वी नॉट साइन थीटा ना। तो मेरा वी एक्स कंपोनेंट पता है, वी वाई कंपोनेंट पता है। अब देखो मेरे पास वाई की लिमिट पता है, टाइम की लिमिट नहीं पता है मुझे ना, और थीटा मुझे निकालना ही है यहाँ पर। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करने जाऊं, इसको और इसको, तो मैं दोनों से अगर डिवाइड करूंगा तो टी का टर्म तो कट जाएगा, वाई और थीटा में सारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया है दोनों को, फिर इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, अब दोनों को इंटीग्रेट किया। तो जब हमारा y की वैल्यू 0 था तब थीटा कितना था, 0। और जब y की वैल्यू d पहुंची तब एंगल कितना हो चुका है, फाई। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो कुछ ऐसे आ गया, वी नॉट माइनस वी नॉट कॉस फाई। तो वी नॉट कॉस फाई को दूसरे साइड कर दिया और इसको उधर ले गया, तो ये आ गया। तो अब यही हमारा x कंपोनेंट है हाँ सर। ना? तो इससे आ गया k की वैल्यू 3। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आया। आपको देखो सोचना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट को रिलेट करें ना। क्या हमें दिया है, हमें y कोऑर्डिनेट दिया है, t नहीं दिया है। तो हमें y और फाई थीटा को रिलेट करना था, तो मैंने उन दो टर्म को रखा, बाकी हटाया। हाँ सर समझा। नेक्स्ट बताओ। सर थोड़ा पहले का मतलब 24 है, वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है इसलिए बोला। 24। A non-conducting disk having uniform positive charge q is rotating about its axis with uniform angular revolution। तो हमें इसके देखो, एक हमें डिस्क दे दिया गया है और ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, और इसके पूरे सरफेस पे कुछ चार्ज क्यू है ना। तो हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आप देखो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि कुछ आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक रिंग है, और एक रिंग यहाँ पे घूम रहा है, तो इसमें कितनी एवरेज करंट जा रही होगी वो निकाल सकते हो आप। हेलो। हाँ सर। तो रिंग की वजह से करंट आ जाएगी, तो ये करंट कैरिंग रिंग हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ बी लिख दोगे। फिर आर को 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे डिस्क का बी आ जाएगा। हाँ सर समझा।
कर लोगे? हाँ सर। नेक्स्ट। सर वो मूविंग कॉइल वाला हॉल्स थ्योरम वाला वो कैसे? कौन सा वाला? हॉल्स थ्योरम वाला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला आपने भेजा था ना। अच्छा अच्छा, वो उसमें 1 मिनट में को निकालने दो। तीनों कॉम्प्रिहेंशन कर लेना ना, तीनों अच्छे कॉम्प्रिहेंशन है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, एनालॉग वोल्टमीटर एमीटर वर्क बाय मेजरिंग टॉर्क exerted by magnetic field on a current carrying coil. Reading is displayed by means of deflection of a pointer over a scale. Adjacent figure shows the essentials of galvanometer on which both analog ammeter and analog voltmeter are used. इसमें देखो क्या होता है, assume that coil is 2.1 centimeter high, 1.2 centimeter wide and has 250 turns and is mounted and model they can rotate about that axis into the plane। ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और बोल दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कॉइल, अच्छा कॉइल का जो नॉर्मल बनेगा उसके साथ वो हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये हमेशा उसमें रेडियल में ही आएगा। तो अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम तुम लोग देख रहे हो क्या? हाँ सर। बाकी लोग, दोनों लोग देख रहे हो डायग्राम? हाँ सर। हाँ सर। उसमें दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल रखा गया है, तो कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क आएगा m क्रॉस b, मतलब एम बी साइन थीटा। और बोल दिया गया है कि थीटा जो है यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री है, तो ये टर्म तो हमेशा 1 लेना है ना, क्वेश्चन में बोल दिया गया है ना। m का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और बोल दिया गया है कि एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल के साथ b का एंगल हमेशा 90 है। और m की वैल्यू क्या डालोगे? एन आई ए इंटू ये b हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा करंट आएगी उतना ज्यादा यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा ना। तो जब टॉर्क डेवलप होगा तो वहां पे देखो एक लगा हुआ है ना स्केल पे, एक निडल लगी, वो डिफ्लेक्ट होगा, और निडल अंदर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग जब टर्न करेगी तो उसमें अपोजिट में टॉर्क डेवलप होगा। तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा? टॉर्सनल कांस्टेंट कुछ दिया है क्या? कुछ स्प्रिंग जब ट्विस्ट होती है तो उसका टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू थीटा ना, उसमें अपोजिट में टॉर्क डेवलप होगा। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे वहां पे वो रुक जाएगी निडल ना। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर वो टॉर्सनल कांस्टेंट का बताओ ना थोड़ा। मतलब देखो जैसे कोई भी स्प्रिंग है, अगर आप उसको ट्विस्ट करोगे तो तो इसमें अपोजिट में टॉर्क डेवलप होता है। देखो एक पीछे हमने एक वैसा वाला क्वेश्चन किया था एसएचएम में ना, अगर हम एक डिस्क से एक वायर अटैच करते थे और फिर डिस्क को कुछ थीटा एंगल घुमाते थे तो अपोजिट में इसमें के थीटा टॉर्क डेवलप हो जाता था। तो यहाँ अंदर वही वही स्प्रिंग लगी हुई है ना, लूप के साथ अंदर कोई स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग ट्विस्ट होगी ना। यहाँ पे ऐसे वो लूप्स बने हुए हैं,
और वो सब फिर कहीं अंदर स्प्रिंग से फिट है। जब ये लूप घूमेगा कुछ थीटा, तो ये स्प्रिंग, ये वायर जो है ट्विस्ट हो जाएगी ना, अंदर जो स्प्रिंग है, तो इसमें अपोजिट में टॉर्क डेवलप हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो हमें यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, और बोल दिया गया है कि जब करंट की वैल्यू दी हुई है और थीटा दिया हुआ है, कितनी करंट से कितना डिफ्लेक्शन होगा। अब आपको नंबर ऑफ टर्न दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, n दिया है 250 टर्न। एरिया निकालने के लिए डायमेंशन दिया है 2.1 इंटू 1.2, सब सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.023 टेस्ला। यहाँ पे ये सब दे दिया है आपको ना, करंट दे दिया है ऑप्शन में 100 माइक्रो एम्पियर की करंट जा रही है, तो थीटा कितना है वो दिया है 28 डिग्री। तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करके डालोगे ना, तो यहाँ ये सब डाल दो तो के की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब अगर आप के को आधा करोगे तो थीटा डबल हो पाएगा, तब ना ये बैलेंस हो पाएगा। हाँ अगले पार्ट में बोला गया है कि अगर के को आधा कर दे तो डिफ्लेक्शन कहाँ तक जाएगा, तो 56 तक जाएगा। फिर उससे अगले पार्ट में अब टी बी चेंज कर दिया है, के चेंज कर दिया और थीटा पूछा है। कर लो, बार बार यही एक ही फॉर्मूला लगाना रहता है, बार बार एन आई ए इंटू बी टॉर्क बराबर के थीटा, और यही लगा के वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करो। हाँ सर, समझा। हाँ बोलो। समझा समझा। ठीक है, हो गए सारे डाउट? सर वो लास्ट थर्ड पैसेज जो हॉल इफेक्ट वाला। थर्ड पैसेज, एक मिनट। थर्ड पैसेज देखो, इसको हॉल इफेक्ट बोलते हैं। इसमें देखो क्या होता है, देखो इसमें क्या था, हॉल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अंदर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उन्होंने वो कैलकुलेट कर लिया था सिंपल एकदम एक्सपेरिमेंट से। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो बता देता हूँ, फिर खुद से ट्राई करना। ओके सर। देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो मैं एक मेटल की स्ट्रिप ले लूं जिसमें करंट फ्लो हो रही है ना, ये स्ट्रिप है आगे तक गई हुई है, इसमें इधर को करंट जा रही है। तो पहले तो किसी को ये पता नहीं था कि अंदर कौन चल रहा है, निगेटिव चार्ज चल रहा है अंदर या पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। जब करंट फ्लो हो रही है तो अंदर को किसके वजह से करंट फ्लो हो रही है, ये किसी को पहले नहीं पता था। तो उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट करके कि देखो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि अंदर कौन चल रहा है। उन्होंने क्या बोला, पहले मान लेते हैं अंदर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज चलेगा और मान लो मैं इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, ये स्ट्रिप अपनी जगह रुकी हुई है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज करंट की वजह से करंट आ रही है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ये इधर को जाएगा तो V क्रॉस B इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज सब इधर एक्यूमुलेट होने लगेंगे ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इधर नेगेटिव आने लगेगा, तो इधर को एक फोर्स लगने लगेगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर यहाँ ऐसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कुछ मान लो V आया, तो और ये इसकी थिकनेस कुछ मान लो विड्थ ये कुछ D है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी V/D। पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर लोगे ना। करंट ऐसे जा रही है, लेकिन ऐसे साइड वाइज वायर में स्ट्रिप में ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हाँ सर। और जिस टाइम पर ये पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तभी ना पॉजिटिव चार्ज इधर भागा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जब इधर को लगेगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हुआ है, तो जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का बढ़ना बंद हो जाएगा ना। तो जब Q इंटू ई बराबर हो जाएगा QVB के, तो ये बढ़ना बंद हो जाएगा।
तो अब मैं अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के रीडिंग लूँ तो मुझे इस साइड हाई वोल्टेज मिलना चाहिए इस साइड को, और इस साइड लो वोल्टेज मिलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। बट ऐसा मिला नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव करता तब ना ऐसा मिलता, बट ऐसा मिला नहीं। तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? दूसरा केस निगेटिव चार्ज को मूव कराते हैं। अगर अंदर निगेटिव चार्ज मूव करने की वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो अगर करंट इधर को फ्लो हो रही है तो निगेटिव चार्ज फिर किधर जा रहा होगा? अपोजिट में जा रहा होगा ना, क्योंकि करंट के अपोजिट में मानते हैं ना निगेटिव चार्ज का फ्लो। हाँ अब मान लो अगर इधर को निगेटिव चार्ज जा रहा है और इनटू द प्लेन आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B फोर्स लगता। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर फोर्स आता, बट निगेटिव चार्ज है तो इधर फोर्स आएगा। V क्रॉस B करके फोर्स निकालो तो ये आप देखोगे निगेटिव चार्ज सब इधर जा रहे होंगे, जो भी आ रहे होंगे सब इधर फोर्स फील कर रहे हैं ना। इधर फोर्स फील करेंगे तो वो इधर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया। करंट ऊपर को जा रही है ना, और इधर को पॉजिटिव चार्ज होने लगा। तो जब स्ट्रिप में वोल्ट मीटर लगाया गया तो आपको इधर के साइड में हाई वोल्टेज मिला, इधर के साइड में लो वोल्टेज। तो इससे प्रूव हो गया ना कि अंदर कौन चल रहा है। हाँ बात समझ आई सभी को हाँ सर। ना? और जब ये जो ऐसे साइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो फिर Q इंटू ई बराबर क्यू वी बी कर करके आप निकाल सकते हो कि E की वैल्यू कितनी है, या फिर हाँ E की वैल्यू निकाल लोगे, E की वैल्यू। और वो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके आप देखो, एक तो यहाँ पे ये निकाल लोगे कि E कितना है, और E की वैल्यू यहाँ डालोगे तो उससे आप ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं। और इसको कैलकुलेट करने का उन्होंने एक और आसान तरीका बताया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का उन्होंने और एक आसान तरीका बताया। उन्होंने बोला कि अगर मैं इस स्ट्रिप को, इसमें करंट जा रही है ना, करंट इधर को जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? नीचे को v स्पीड से जा रहे हैं। अगर मैं पूरे स्ट्रिप को ऊपर को v स्पीड से चलाने लग जाऊं तो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे को v स्पीड से जा रहे हैं और मैं प्लेटफॉर्म को ऊपर को v स्पीड से ले जाऊं तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आप 10 स्टेप इधर गए और 2 स्टेप के ऊपर चला जाए तो नेट तो 8 ही स्टेप नीचे जा पाओगे ना। 0 ही होएगा। यहाँ तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स लग पाएगा? पहले जैसे नहीं। मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा था तो वो लगना बंद हो जाएगा ना। तो जब मैग्नेटिक फोर्स बंद हो जाएगा तो ये जो चार्जेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। केवल अगर चार्जेज आए हुए हैं और मैग्नेटिक फोर्स खत्म होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से फिर वो आपस में अट्रैक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब तक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है तब तक ही ये कंडीशन बनी रहेगी ना। ये खत्म होते ही इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खत्म हो जाएगा। ये तो वोल्ट मीटर फिर क्या रीडिंग देगा? यहाँ पर वोल्ट मीटर 0। हो जाएगी। तो जिस स्पीड पे ये वोल्ट मीटर रीडिंग जीरो हो गई, वो स्पीड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। हाँ सर समझा। तो उन्होंने सिंपल बिना अंदर कुछ कैलकुलेट किए उन्होंने स्ट्रिप को हाथ से पकड़ा और धीमे से मूव कराया और बता दिया अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं। समझो कितना महान आदमी थे ये। हाँ सर। कुछ वैसे और ही सर वो 26। हॉल ईएमएफ मतलब वो क्या आप ये ईएमएफ जो जनरेट होएगा वो क्या क्या? हॉल ईएमएफ मतलब ईएमएफ जो मतलब ये जो साइड साइड में होएगा वही ना। प्रिंस आया यही हॉल ही है। हाँ समझा सर। समझो ना, उन्होंने मतलब इतनी बहुत 25-26 ईयर में ही इन्होंने इतना कुछ सोच के एक्सपेरिमेंट करके बता दिया अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट सारा समझ गया। अब इसी पे क्वेश्चन है, कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, कहीं मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स बैलेंस करके यही सब है, कर डालो अब। हाँ सर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। हाँ सर। ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहा हूँ ना।
सर अभी वो ईएमआई के भी थे, तो अभी बाद में फिर आप टाइम बताओगे ऐसा? ईएमआई के डाउट अब आज कल का टाइम दे दिए हैं, परसों परसों या नरसों देता हूँ ना, कल एक बार बताता हूँ। ठीक है सर। और एसी भी तब भी कर लेंगे क्योंकि एक ही डाउट है एसी में। किसमें? एसी में। अब नेक्स्ट टाइम में पूछ लेना ना यार। हाँ ठीक है सर। चलो ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। एसी का एक ही डाउट है, थैंक यू चाहे सर। तो आप व्हाट्सएप पे भेज दो, अगर लगा तो उसी पे बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, बाय सर। बाय बाय बाय।